नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एनवायरनमेंट, अधिगम वातावरण। किसी भी स्कूल की सभी परिस्थितियां मिल करके लर्निंग एनवायरनमेंट या अधिगम वातावरण का निर्माण करती हैं, जिसमें विद्यार्थी इंटरेक्ट करता है और अपने अनुभवों को समृद्ध करता है और सीखने की ओर अग्रसर होता है। अगर हम देखें तो जो सीखना है वो व्यक्ति या बालक के गुणों और वातावरणीय कारकों के मध्य जो अंतरक्रिया होती है उसका परिणाम होता है। यूनेस्को ने 1984 में अधिगम के प्रकारों को विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं या शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनके आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है फॉर्मल लर्निंग, औपचारिक अधिगम, जो संरचनागत होता है। दूसरा है इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक अधिगम, यानी कि ये घटनावश होता है, इंसिडेंटल होता है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है, लेकिन संगठित या संस्थागत नहीं होता है। तीसरा प्रकार अधिगम का बताया है निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल लर्निंग। ये ऑर्गेनाइज्ड होता है लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन होता है। तो यूनेस्को ने 3 तरीके के अधिगमों को बताया है, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था या परिस्थितियां वो बहुत मायने रखती हैं। उनके आधार पे ही इसका वर्णन। फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये जो लर्निंग एनवायरनमेंट हैं, इन्हीं 3 प्रकार के अधिगमों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, जो यूनेस्को ने 3 प्रकार के अधिगम बताए हैं। तो उसके आधार पर पहला लर्निंग एनवायरनमेंट है फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट, औपचारिक अधिगम वातावरण। क्या होता है औपचारिक अधिगम वातावरण में? औपचारिक अधिगम वातावरण सामान्यतः आपको संस्थागत संरचनागत जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, इनमें जो भी अधिगम का वातावरण तैयार किया गया है, निर्मित किया गया है, उसको हम औपचारिक अधिगम वातावरण कहते हैं। क्या विशेषताएं हैं औपचारिक अधिगम वातावरण की? तो ये इस तरीके का वातावरण जो होता है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड या संरचनागत होता है। अर्थात इसकी विशेषताएं अगर देखें तो इसमें निश्चित अधिगम उद्देश्य होते हैं, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है और जरूरी अधिगम सहायक व्यवस्थाएं होती हैं। निश्चित समय पर एग्जाम, उसका मूल्यांकन होता है और एक प्रमाण पत्र देने का उद्देश्य भी इसमें निहित होता है। तो औपचारिक अधिगम वातावरण की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जो विशेषताओं को वो समाहित करता है, इंक्लूड करता है अपने आप में, और सब कुछ फिक्स या निर्धारित है पहले से, उसी के अनुसार उसमें शिक्षा की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। और सबसे बड़ा या जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इस तरीके के लर्निंग एनवायरनमेंट का, इस तरीके की एजुकेशन का, फॉर्मल एजुकेशन का, वो होता है सोसाइटी ने जो नॉलेज, जो बिलीफ्स, जो एटीट्यूड, जो स्किल प्रिजर्व किए हैं, या जिस तरीके के नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड या बिलीफ्स को सोसाइटी प्रोपगेट करना चाहती है, अपने आगे वाली जनरेशन को देना चाहती है, उन सब को आगे आने वाली पीढ़ी तक ट्रांसमिट करना फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट का काम होता है। इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट अर्थात अनौपचारिक अधिगम। अब अनौपचारिक अधिगम पर आधारित जो वातावरण होता है वो क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो जानते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट संरचनागत नहीं होता है और ना ही इसका ये उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए, और इस प्रकार का जो शिक्षा होती है या इस तरीके का जो एनवायरनमेंट होता है वो शैक्षिक परिस्थितियों के लिए जानबूझकर क्रिएट किया गया नहीं होता है, ये अनइंटेंशनल होता है।
इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट कहाँ हमें मिलता है? वर्किंग प्लेस, कार्यस्थल, घर परिवार में, रिक्रिएशनल टाइम, मनोरंजन का जो समय होता है उस समय जो लोग मिलते हैं वो वहाँ पर जो हम लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, उसको भी हम इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट कह सकते हैं। स्कूल ब्रेक्स, स्कूल में जो टाइम ब्रेक का टाइम होता है, वो पीयर ग्रुप्स का इंटरेक्शन जो होते हैं, प्लेग्राउंड में जो एक्टिविटीज या जो टाइम मिलता है बच्चों को इंटरेक्ट करने का, नेबरहुड एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज या सारे इंटरेक्शंस मिल करके इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। ये जितनी भी गतिविधियां हैं ये जानबूझकर एजुकेशनल पर्पज के लिए ऑर्गेनाइज नहीं की जाती हैं, संगठित नहीं होती हैं या आयोजित नहीं की जाती हैं। लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं और आपस में इंटरेक्शन करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से सीखते भी हैं। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट भी बच्चों को बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे गुण विशेषताएं धारण करने में या सीखने में मदद करता है। अगर हम बात करें इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट का सबसे प्रमुख या पहला प्लेस स्थान कौन सा होता है, तो वो घर ही होता है, जहाँ पर हम इनफॉर्मली अपने जीवन की बहुत सी बातें हम सीखते हैं। और ये जो एनवायरनमेंट में हम सीखते हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट में जो हम लर्न करते हैं, उसका हमारा सोशियो कल्चरल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। यानी कि एक बालक के विकास में जो इनफॉर्मल लर्निंग है, जो इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट के अंतर्गत उसे मिलती है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसकी सोशियो कल्चरल, सामाजिक, सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक विकास पर। नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं निरौपचारिक अधिगम। ये इस प्रकार का अधिगम जो है संगठित होता है, लेकिन इसमें कुछ लचीलापन होता है। नॉट फॉर्मल लर्निंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो औपचारिक अधिगम व्यवस्था या शैक्षिक व्यवस्था है, संरचना है, उससे बाहर ये घटित होता है। अर्थात इसके लिए कोई निश्चित स्कूल, निश्चित विद्यालय, निश्चित विश्वविद्यालय हमें या कॉलेज नहीं चाहिए, निश्चित समय भी नहीं चाहिए, निश्चित टाइम टेबल हमें नहीं चाहिए। ये इस प्रकार का जो लर्निंग होती है उसका इस प्रकार नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है उसका लचीलापन है। और इस जो नॉन फॉर्मल लर्निंग है या एजुकेशन है, उसके लिए जो एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है या होता है, उसी को हम नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट बोलते हैं या निरौपचारिक अधिगम वातावरण बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, लेकिन इसका उद्देश्य जरूर होता है। कुछ उद्देश्य होता है, ये जिस वर्ग, जिस ग्रुप, जिस समूह के लिए इस प्रकार की शिक्षा या इस प्रकार के लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने के लिए प्रयास किया जाता है या जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइन होते हैं, यानी कि कुछ उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो व्यवस्था औपचारिक स्कूल शिक्षा, औपचारिक विश्वविद्यालय शिक्षा से बाहर आयोजित की जाती है। दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, ये इस तरीके की शिक्षा के या इस तरीके की लर्निंग के उदाहरण है जो नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करते हैं या उसका उदाहरण बनते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनके नाम हम ले सकते हैं, उदाहरण के तौर में एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, लिटरेसी प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, कृषि विस्तारण कार्यक्रम जिन्हें बोलते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स या स्कीम्स हैं, इनमें जिस तरीके की लर्निंग लोगों को मिलती है, दी जाती है और जो गतिविधियां जिस प्रकार से आयोजित की जाती हैं, वो सब मिल करके नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें
हम कुछ बातें देखेंगे कि ये जो नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसे क्यों हम बनाते हैं, क्यों बनाया जाता है, क्यों निर्मित किया जाता है। तो इसके पीछे जो मकसद होता है, जिस समूह के लिए, जिन लोगों के लिए आप इस तरीके के लर्निंग या एजुकेशन या एनवायरनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल को निर्धारित किया जाता है। उसके आधार पे ही ये एक्टिविटीज या इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। इसमें जो करिकुलर एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो पर्टिकुलर ग्रुप, वो विशिष्ट समूह, विशिष्ट समुदाय, विशिष्ट वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही वो निर्धारित किए जाते हैं। करिकुलर एक्सपीरियंसेस का मतलब है एकेडमिक एक्टिविटीज जो है वो उनके हिसाब से ही प्लान किए जाते हैं, जिस समूह के लिए वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसमें नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू जो एजुकेशन हम देते हैं, उसमें हम उस समूह में शामिल होने वाले लोगों की परफॉर्मेंस को एसेस जरूर करते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल पाए जिस उद्देश्य से वो कार्यक्रम, वो गतिविधियां, वो एक्टिविटीज आयोजित की गई, उनके हिसाब से वो सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, या उनकी वो आवश्यकता पूरी हो सकी है या नहीं हो सकी है। अब इसके आगे हम चलते हैं तो एक दूसरे तरीके से भी स्कूल एनवायरनमेंट या लर्निंग एनवायरनमेंट को लोग डिवाइड करते हैं, जिनको बहुत सारे लोग कंपोनेंट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट बोलते हैं। और अगर हम देखें तो स्कूल का वातावरण या विद्यालय का वातावरण जो है, वो कई जो फैक्टर्स हैं जो उसके आसपास या उस विद्यालय में, उस स्कूल में उपस्थित होते हैं, उनके आधार पर भी तय होता है। तो पहला है एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि उस स्कूल का फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है। दूसरा है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या है, भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, और तीसरा है सामाजिक वातावरण। ये 3 प्रकार के वातावरण और भी हमें किसी भी स्कूल में देखने को मिलते हैं। इनको हम स्कूल वातावरण का हम घटक भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इस फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक वातावरण का मतलब होता है भौतिक रूप से किसी भी विद्यालय में जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब को मिला करके हम भौतिक वातावरण कह सकते हैं उस विद्यालय का। फर्नीचर हो सकता है, स्कूल का सराउंडिंग हो सकती है, आसपास का वातावरण हो सकता है, स्कूल में जरूरी इक्विपमेंट, उपकरण है वो क्या है, हवा का क्वालिटी क्या है, टेम्परेचर स्कूल बिल्डिंग में कैसा रहता है, नॉइस का लेवल कैसा है उसके आसपास, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ क्या हैं, लेबोरेटरीज की फैसिलिटीज़ क्या हैं, टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट है क्लासरूम और दूसरे जगह पर वो किस तरीके का, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उस स्कूल के फिजिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं, बनाने में मदद करती हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट का लर्निंग पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। लोग कहते हैं कि जो सुविधाएं हैं, जरूरी नहीं सीखने वाला बिना सुविधाओं के भी सीख जाता है, लेकिन सामान्य रूप से अगर बुनियादी व्यवस्थाएं या सुविधाएं नहीं होंगी तो सीखने में बहुत सारी कठिनाई होती है बच्चों के लिए। तो भौतिक वातावरण का सीखने पर भी असर पड़ता है, और असर इसलिए पड़ता है क्योंकि किसी भी स्कूल में जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं उनसे स्टूडेंट जाने अनजाने इंटरेक्ट करता है, और उसके आधार पे बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करता है और अपने व्यवहार। एक और देखते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट का कंडीशन को हम देखते हैं। जैसे एक प्राइमरी स्कूल का तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप कल्पना अगर करें तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या, कैसे, क्यों भौतिक सुविधाएं बच्चों के सीखने के लिए, बच्चों के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है। और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका अरेंजमेंट, उनकी ज़रूरत लेबोरेटरीज के हिसाब से अलग होती है, क्लासरूम के हिसाब से अलग होती है, खेल के मैदान के हिसाब से ज़रूरतें अलग होती हैं। वो सारी अगर ज़रूरतें प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थियों की या बच्चों के अधिगम पर प्रभाव डालती हैं। नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक, वो डिपेंड करता है परिस्थितियां
या चीजें कैसे उपलब्ध हैं उनके आधार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। विद्यालय में, स्कूल में जो भी फैसिलिटीज या जो भी चीजें उपलब्ध होती हैं उनके साथ एक लगाव बहुत होता है, देखने को मिलता है बच्चों में, टीचर्स में भी ओनरशिप का, अपनेपन का। हमारा विद्यालय, हमारा स्कूल, हमारे स्कूल की लेबोरेटरी, हमारे स्कूल का ग्राउंड, ये जो फील है, ये अपने स्कूल की तमाम फैसिलिटीज से कनेक्ट करता है लर्नर्स के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। और ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों के लिए मोटिवेट करता है सीखने और सिखाने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट या भौतिक वातावरण का सीखने और सिखाने पर, दोनों पर बहुत ही अधिक प्रभाव। इसके बाद चलते हैं साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण की अगर हम बात करें तो स्कूल में जो भी अप्रोचेज यूज होते हैं, जो उपागम अपनाए जाते हैं शिक्षण अधिगम के, जो प्रैक्टिसेस, जो मेथडोलॉजी यूज, जो शिक्षण विधियां यूज करते हैं, जो स्कूल का फिलॉसफी है, दर्शन है, वो सब मिला करके स्कूल के मनोवैज्ञानिक वातावरण को निर्मित करते हैं। जिस तरीके के उद्दीपन या उद्दीपकों का सामना करना पड़ता है या मिलते हैं बच्चे के लिए, वो विद्यार्थी की या बच्चे की साइकी, बच्चे के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं या प्रभावित करते हैं। टीचर्स का एटीट्यूड बच्चों के प्रति क्या है, लर्नर्स के प्रति क्या है, ये बहुत हद तक प्रभावित करता है बच्चे के एटीट्यूड को, कि वो बच्चा स्कूल में क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है उस स्कूल के टीचर्स के एटीट्यूड पर, कि उस स्कूल के टीचर्स का मनोवैज्ञानिक वातावरण को अगर हम देखें तो बहुत से अनुसंधान इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी भी स्कूल का मनोवैज्ञानिक वातावरण विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया पर, विद्यार्थी की के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। एक दूसरा और पक्ष भी है कि विद्यार्थियों से अपेक्षा क्या रखते हैं, उनको किस तरीके का रिवार्ड, किस तरीके का पनिशमेंट देते हैं, किस तरीके की लर्निंग एक्टिविटीज में हम इंगेज करते हैं, शामिल करते हैं। इन सब बातों का भी विद्यार्थी का जो पर्सनालिटी है, विद्यार्थी की जो सीखने की प्रक्रिया है, विद्यार्थी की जो उपलब्धि है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनमें बंधन हो, धमकी हो, परेशानी हो, तो वो उनमें जो है एंजाइटी या दुश्चिंता का विकास करती है, और यही एंजाइटी उनको अनडिजायरेबल बिहेवियर या अनअपेक्षित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, बच्चों का स्कूल में जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है वो उन पर सीखने में, उनके व्यक्तित्व के विकास में, उनके दृष्टिकोण के विकास में बहुत अधिक भूमिका निभाता है। सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। किसी भी स्कूल में उसका सामाजिक वातावरण बच्चों की जो सामाजिक गुण होते हैं उनको विकसित करने में बहुत अधिक भूमिका निभाता है, क्योंकि वो अपने टीचर्स और अपने पीयर ग्रुप, अपने साथियों के साथ ज़्यादातर स्कूल टाइम में इंटरेक्ट करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक अंतरक्रिया स्कूल में बच्चे अपने साथियों और शिक्षकों के साथ करते हैं, उनसे उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, और उनका प्रभाव उनके सीखने पर, उनके व्यक्तित्व पर भी हमें देखने को मिलता है। सामाजिक वातावरण किस तरीके से बच्चों के व्यक्तित्व या अधिगम को प्रभावित करता है, तो हम देखें कि अगर सामाजिक वातावरण अच्छा है तो उसमें स्वस्थ रूप से चिंतन करने, अनुभव करने और व्यवहार करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, और स्थायित्व का गुण आता है, भरोसा करना सीखता है, सहयोग करना सीखता है बच्चा, और अपनेपन का जो भाव है वो विकसित होता है, आत्मबोध का ज्ञान होता है, आत्मसम्मान, आत्म स्वीकृति और त्याग की भावना का भी विकास होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, और सभी बच्चों को अगर ये एहसास हो कि उनमें जो भी अंतर है दूसरों के मुकाबले, उसका सम्मान किया जाता है,
उसको लोग कदर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने गुणों, अपनी विशेषताओं के साथ और अधिक सीखने और अच्छे गुणों को धारण करने या सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक वातावरण बच्चे के बहुत सारे एस्पेक्ट को प्रभावित करने की क्षमता। स्टूडेंट्स, आज हमने लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके से बच्चों के अधिगम, उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, और अधिगम वातावरण या लर्निंग एनवायरनमेंट के कौन कौन से घटक, कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। इससे संबंधित और भी वीडियो आप देखते रहेंगे। तब तक आप इन वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके सजेशन हो उन्हें साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।